हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड चैप्टर एटम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे केमिस्ट्री कुछ ओवरलैप्ड होती है, परंतु हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो फिजिक्स के एटम चैप्टर की है। एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री 11th क्लास में आपने बहुत से कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़े होंगे, परंतु यहाँ पे हम जिन के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है स्पेक्ट्रम, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। इसमें जो क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर है ना, इसमें एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर बनता है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम अभी तक आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी कि कोई भी लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, इसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है, ये स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन नहीं है। विजिबल इफेक्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जब हम एनर्जी को विजिबली देखते हैं, आपको मालूम है ना एनर्जी मासलेस होती है, परंतु जब किसी स्क्रीन पे ये विजिबल हो जाती है तो उस इमेज को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जनरली जो स्पेक्ट्रम होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब जब हम किसी बॉडी को गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो फिर वो जो रेडिएशन इमिट करती है उसे हम स्क्रीन पे देखेंगे तो इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। मतलब स्पेक्ट्रम बाय हीटिंग इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। अब अंडरस्टूड है, नेचर लव सिमेट्री। जब किसी बॉडी को हम हीट देते हैं तो वो स्पेक्ट्रम शो करती है, परंतु जब हम किसी बॉडी को ठंडा करेंगे तो अंडरस्टूड है यार कि गर्म करने पे उसने जो रेडिएशन इवॉल्व किए हैं ना, वो ही रेडिएशन ठंडा करने पे वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब स्पेक्ट्रम ड्यू टू कूलिंग। किसी बॉडी को यदि हम ठंडा करें तो वो जो स्पेक्ट्रम शो करता है उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हमें तो यहाँ फिजिक्स में केवल इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करनी है, तो जो इमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट स्पेक्ट्रम होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसे सोलर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। सोलर स्पेक्ट्रम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सन ये स्पेक्ट्रम देता है, VIBGY OR 7 कलर। प्रिज्म से जब हम पास करते हैं लाइट रेज को तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, और उनका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, VIBGY OR, यानी कि बिबिक्योर। V मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर होते हैं, ये कंटिन्यूस हमें दिखाई देते हैं, परंतु ध्यान रहे ये केवल हमें नॉर्मल आंखों से ही कंटिन्यूस दिखाई देते हैं, परंतु जब हम किसी स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह से इनकी स्टडी करते हैं तो इनके बीच में भी हल्की पतली पतली काली लाइन दिखती हैं, जिन्हें फ्रॉनहोफर लाइन बोलते हैं। तो अभी हम उनकी बात यहाँ पे नहीं करने वाले। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मतलब लगातार 7 कलर हमें दिखाई दे जाते हैं, उस स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और वो सोलर स्पेक्ट्रम होता है। सेकेंड नंबर जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है वो बैंड स्पेक्ट्रम। ये ऐसे डिफरेंट कलर के बैंड मिलते हैं ब्लैक सराउंडिंग्स पे। तुम्हें पता है ब्लैक सराउंडिंग्स का मतलब, यानी काला हमें दिखने का मतलब है कि वहां से कोई एनर्जी इमिट नहीं हो रही है। तो ब्लैक सराउंडिंग्स पे मोटे मोटे बैंड दिखाई देते हैं, और ये स्पेक्ट्रम देता है मॉलिक्यूल, इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। थर्ड और इम्पोर्टेंट जिसके कारण हम ये सब स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं वो है लाइन स्पेक्ट्रम। और पहले ही आपको बता दें कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, पहले ही आपको बता दें कि ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहलाता है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम एटम देता है। और आप इसे देखिए, ये पतली पतली लाइन ब्लैक सराउंडिंग्स पे हमें दिखाई देती है। इनके कलर कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा सब्सटेंस, कौन सा एलिमेंट ये स्पेक्ट्रम देता है, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट अलग अलग कलर के स्पेक्ट्रम शो करते हैं। तो ब्लैक सराउंडिंग्स क्यों है, जहां पे हमें ब्लैक मिल रहा है मतलब वहां पे एनर्जी इमिट नहीं हो रही है। जहां पे हमें कलर दिखाई दे रहा मतलब, क्योंकि ब्लैक तो कोई कलर होता ही नहीं है ना। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि एटम कंटिन्यूस एनर्जी इमिट नहीं करता है, वो बहुत छोटे छोटे अमाउंट की एनर्जी इमिट करता है, और उसका स्पेक्ट्रम जब हम लेते हैं तो ब्लैक सराउंडिंग्स पे वो जो इमिशन हो रहा है वो एक पतली लाइन के रूप में हमें दिखाई दे जाता है। तो आप केवल एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे कि एटम लाइन स्पेक्ट्रम देता है, लीनियर स्पेक्ट्रम देता है, मतलब एटम कभी भी कंटिन्यूस एनर्जी इमिट नहीं करता है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है कि एटम एनर्जी इमिट क्यों कर
करता है। केमिस्ट्री में आपने जरूर पढ़ा होगा ये कि जब हम किसी सब्सटेंस को एनर्जी देते हैं तो उसके एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होते रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाते हैं, अपर एनर्जी लेवल में आ जाते हैं, परंतु वो वहां रुकते नहीं हैं। वहां से वो वापस लौटते हैं, अपने घर लौटते हैं, और वहां से वो जो एनर्जी लूज करके वापस लौटते हैं वो ही एनर्जी हमें इस स्पेक्ट्रम के फॉर्म में दिखाई दे जाती है। तो हम केवल इस स्पेक्ट्रम को ध्यान में रखेंगे जब एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर कर लिए गए। जे थॉमसन ने, चैडविक ने, गोल्ड स्मिथ ने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम हिस्ट्री यहाँ पे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एटम में अरेंजमेंट क्या है। ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एटम नोन एज एटॉमिक मॉडल। तो फैक्ट है, हमें ये तो पता करना ही था ना कि ये किस तरीके से अरेंज होते हैं। परंतु उससे पहले एक बात और आप सुन लें कि एटम के अंदर आज की डेट में मोर देन 37 पार्टिकल डिस्कवर कर लिए गए हैं, परंतु हमें केवल 3 पार्टिकल अफेक्टेड करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम जिनसे अफेक्टेड होते हैं हम केवल उनकी ही बात यहाँ पे करेंगे, दूसरे पार्टिकल की बात नहीं करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अरेंज कैसे हैं, इनके बारे में सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें दी थी वो थे जे थॉमसन। अच्छा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर किए हैं, कैथोड रेज के थ्रू इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे। तो जे थॉमसन कोई छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं थे, बड़े साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने जो अपना मॉडल दिया उस मॉडल को कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। जे थॉमसन ने बोला कि एटम स्फेरिकल होता है और उसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से धसे होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज, और जो खाली जगह होती है उसमें ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड रहता है। ये जे थॉमसन ने एक अपना मॉडल दिया। परंतु उसी समय रदरफोर्ड ने अपने 2 एसोसिएट्स एच गाइगर एंड ई मार्सडन के साथ मिलके एक एक्सपेरिमेंट किया। अब वो जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है हम उनकी बात तो यहाँ नहीं कर रहे हैं, परंतु हम जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया उसकी बात करते हैं। आप सब लोगों को ये बात पता होगी कि अल्फा पे +2e चार्ज होता है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल का गोल्ड फाइल पे, गोल्ड इसलिए लिया कि इसे बहुत पतला किया जा सकता है, मेटल तो वैसे भी मेलेबल होती ही है, तो अल्फा पार्टिकल उन्होंने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डेविएशन उसमें से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधे पास हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल लेस देन 90 के एंगल से डेविएट हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल मोर देन 90 से डेविएट हो गए। और उन्होंने, अच्छा, मोर देन 90 से जो डेविएट हुए हैं ना वो 1 आउट ऑफ 10,000, मतलब 10,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल मोर देन 90, मतलब यहाँ का जो एंगल था वो 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल था। अच्छा, कुछ अल्फा पार्टिकल वापस लौटे, ये अल्फा पार्टिकल जो रिटर्न बैक हो गए, और इसमें 1 आउट ऑफ 20,000, मतलब 20,000 अप्रोक्स की बात होती है। अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल पे उन्होंने इंसिडेंस किए, बम्बार्डमेंट किया, तो उसमें से 20,000 में से कम एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ पे वापस लौट गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि अल्फा पार्टिकल सीधे कैसे निकल गए, मतलब कहीं किसी ने उन्हें रोका नहीं, यानी एटम का मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी था, होलो था, जब तो वो सीधे निकल गए, क्योंकि मैक्सिमम तो सीधे निकले विदाउट एनी डेविएशन। अब रदरफोर्ड ने जे थॉमसन से पूछा कि भैया आपके मॉडल में तो कहीं खाली जगह है ही नहीं, फिर ये अल्फा पार्टिकल सीधे कैसे निकल गए। रदरफोर्ड कोई जानकारी नहीं दे पाए। अच्छा, थॉमसन ने एक और बात की थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ये वाइब्रेट होते रहते हैं, और वाइब्रेट होते हुए ये कंटिन्यूस एनर्जी इमिट करते हैं। और स्पेक्ट्रम आप लोगों ने पढ़ लिया है, आपको मालूम है कि एटम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं देता। यदि ये कंटिन्यूस वाइब्रेट होते रहेंगे तो एनर्जी भी कंटिन्यूस इमिट होगी, और कंटिन्यूस इमिट होगी तो इसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। ये बात भी जे थॉमसन नहीं बता पाए कि एटम
लीनियर स्पेक्ट्रम कैसे देता है। और जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी उसके बारे में भी रदरफोर्ड मौन थे, साइलेंट थे, चुप थे। तो अब जब उन लोगों ने, रदरफोर्ड, गाइगर, मार्सडन, इन लोगों ने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए, तो उन्हें किसी ने रिपल किया होगा। कुछ अल्फा पार्टिकल मोर देन 90 डिग्री से डेविएट हुए, उन्हें रिपल्सन ज्यादा मिला है। और कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ पे वापस लौट गए। तो फिर उन लोगों ने कहा कि किसी भी एटम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है, और उसे नाम दिया न्यूक्लियस। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी होता है। उसे नाम दिया न्यूक्लियस, और उन्होंने बोला कि यार इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल यदि यहाँ जा रहा है और ये से रोक देता, उसे पेनेट्रेट नहीं कर पाता तो वहीं रुक जाता, वापस भी लौटा। मतलब कोई तुम्हारी तरफ आ रहा है और तेजी से आके एकदम पीछे चला गया, इसका मतलब तुमने किक मार दिया उसे, मतलब ये रिपल कर रहा है उसे। तो उन्होंने एक और बात बोली कि ये जो न्यूक्लियस होता है ना, उस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा स्प्रेड नहीं होता जे जे थॉम्सन जैसा। इसीलिए तो वो रिपल किया उसने। और उन्होंने कहा एक छोटा सॉलिड रीजन होता है, तभी तो 20,000 में से केवल 1 अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्टेड बैक हुए हैं। जो पास थे वो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल से डेविएट हुए, ये थोड़े दूर थे, उन्हें डेविएशन मिला। जैसे जैसे इसके पास आते जाएंगे ये डेविएशन मिलता जाएगा। इस डेविएशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो आता ही है, और उसी को तो हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, जरूर हम उसकी बात करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बारे में जब जे जे थॉम्सन कुछ नहीं बता पाए, तो उनके मॉडल को हटा दिया गया और नहीं माना गया। अब हम, क्योंकि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर करके दिया था, और टोटल पॉजिटिव चार्ज इस सेंट्रल रीजन में रहता है, ये इन्होंने बताया था, तो हम रदरफोर्ड की बात मानेंगे ना। तो यहाँ पे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं जिनके बारे में अब हमें बात करनी है। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एनटीए वालों को वो बहुत पसंद है, वो एग्जाम में भी देते हैं। तो चलिए उस अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे जो कि अपने पाथ पे रिफ्लेक्टेड बैक, रिटर्न बैक हो जाता है, उसके लिए बात करेंगे। क्योंकि ये न्यूक्लियस है, अब हम लोग ये समझ गए हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और अल्फा पार्टिकल पे भी प्लस चार्ज है। तो जब ये पास आएगा तो ये रिपल करेगा, रिपल करते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी जब अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ही तो अल्फा पार्टिकल रुकेगा, और जब रुकेगा तो ये रिपल करेगा तो वापस चला जाएगा। इसी को इसे थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से देखते हुए हमने बनाया कि अल्फा पार्टिकल ये आ रहा है, न्यूक्लियस रिपल कर रहा है, रिपल करते 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 यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। तो आप जानते हैं ये बात कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस को आर नॉट से डिनोट करते हैं और इसे हम क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। मतलब यदि क्लोजेस्ट अप्रोच हो मतलब आर नॉट हो, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये काय में कन्वर्ट हो जा रही है, ये कन्वर्ट हो जा रही है पोटेंशियल एनर्जी में। अच्छा, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर है, सबकी ही रहती है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला इलेक्ट्रोस्टेट में हमने पढ़ा है। अच्छा, एक और बात कि यदि जिस न्यूक्लियस की बात की जा रही है उसका एटॉमिक नंबर जितना होगा उसके पास उतने प्रोटॉन होंगे और उतने ही टाइम उसके पास चार्ज होगा। तो उस पे जो न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज कितना होगा, न्यूक्लियस पे जो टोटल चार्ज होगा वो जेड ई होगा, और अल्फा पार्टिकल पे टोटल चार्ज कितना होगा, टू। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टेट में आपने पढ़ा हुआ है, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान आर। ये हमने इलेक्ट्रोस्टेट में बात की है। तो Q1 कितना है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4πε0 को कांस्टेंट ले लेते हैं कि Q1 का मतलब अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2e इंटू, और Q2 का मतलब है इस न्यूक्लियस पे चार्ज, वो हो जाएगा इंटू जेड ई अपान क्लोजेस्ट अप्रोच। इनकी डिस्टेंस कितनी है, आर नॉट है। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आर नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, ये के 9 × 10⁻⁹ न्यूटन स्क्वायर, और 2 × 2 = 4 हो गया, और ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपान
mv²। अच्छा, इसे हम नॉर्मल उसमें भी लिख सकते हैं कि आर नॉट इज इक्वल टू 2k/z² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। 1/2 मतलब 2 को यहाँ पे ले, नीचे पूरी की पूरी यहाँ क्या चली जाएगी, नीचे पूरी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये फार्मूला आपका आ गया, ये था क्लोजेस्ट अप्रोच वाला फार्मूला। मैंने आपसे बोला है कि इससे रिलेटेड एक आधा ऑब्जेक्टिव आ भी सकता है। अब हमें दूसरा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, और उस टॉपिक को हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ये अल्फा पार्टिकल है, और जब ये न्यूक्लियस के पास आता है तो ये स्केटर इस डायरेक्शन में हो जाता है। इस थीटा को हम यहाँ पे बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। पता है, इस अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में है, और न्यूक्लियस के बिल्कुल मिडिल, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, इसे हम इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि यदि इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा होगा, मतलब ये यहाँ से चल रहा होगा, तो स्टैटिक एंगल कम हो जाएगा। तो एक बात तो आप यहाँ पे बिल्कुल ये समझ लें कि इम्पैक्ट पैरामीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और थीटा मतलब स्कैटरिंग एंगल। मतलब स्कैटरिंग एंगल बढ़ता जाएगा जब इम्पैक्ट पैरामीटर कम होता चला जाएगा। तो अंडरस्टूड है कि यदि ये अल्फा पार्टिकल यहाँ जा रहा है तो स्कैटरिंग एंगल कम हो जाएगा, और दूर जाएगा तो आपको मालूम है कि ये स्कैटरिंग एंगल 0 हो जाएगा। तो फाइनली इम्पैक्ट पैरामीटर हमें ये बता देता है कि वो न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल कितने ज़्यादा डिस्टेंस पे है, और जब वो यदि न्यूक्लियस पे ही अल्फा पार्टिकल आ रहा होगा तो उसी पाथ पे वापस हो जाएगा। मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तो फाइनली वो वहाँ न्यूक्लियस होता है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का मेन रोल क्या है, हम न्यूक्लियस कहाँ है किसी भी एटम में ये पता कर देते हैं। मतलब थीटा 180 डिग्री होगा तो अल्फा पार्टिकल रिवर्स बैक होगा, और जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल ऊपर जाता जाएगा स्कैटरिंग एंगल कम होता जाएगा। तो इम्पैक्ट पैरामीटर को भी रदरफोर्ड ने ही डिफाइन किया है, 1/4πε0 cot θ/2। थीटा स्कैटरिंग एंगल है अपॉन काइनेटिक एनर्जी। और यदि हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Ze² cot θ/2 हाफ mv²। तो इम्पैक्ट पैरामीटर से हम क्या पता करेंगे, हम न्यूक्लियस की पोजीशन पता करेंगे, हमारा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे जा रहा है, ये हमें इम्पैक्ट पैरामीटर से पता लगता है। तो यहाँ पे आपने दो इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की हैं, एक इम्पैक्ट पैरामीटर तो है ही, दूसरा आपका स्कैटरिंग एंगल। चलिए, तो न्यूमेरिकल करने का पहला फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको, कि न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से रीड करिए। इन ए गाइगर मास्टन एक्सपेरिमेंट, what is the distance of closest approach to the nucleus of a 7.7 million electron volt alpha particle before it comes to rest, मतलब momentary rest एंड रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन। तो सबसे पहला काम हमें क्या कर लेना चाहिए, गिवन। तो काइनेटिक एनर्जी हमें दी हुई है के ई इज इक्वल टू 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे तो हम यूज नहीं कर सकते, तो हम लिख सकते हैं 7.7 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का इंटू कर देते हैं 7.7 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और अब ये काय में बदल गई है, अब ये जूल में बदल गई है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई है। तो हमने क्या बोला था, जब क्लोजेस्ट अप्रोच होगी उस समय ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, 1/4πε0 ZE इंटू 2E अपॉन R0। और इन्हें पूछा क्या है, R0 पूछा है। चलिए वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो गोल्ड पे हुआ था, तो Z इज इक्वल टू भी गोल्ड का आप लोगों को मालूम होना चाहिए, वो होता है 79 AU गोल्ड। अब हम वो वैल्यू रख दें तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 इज इक्वल टू 1/4πε0, मतलब 9 इंटू 10⁻⁹ और Z के प्लेस पे क्या रखेंगे 79, E² है तो हम लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर इंटू 2 और अपॉन R0।
तो आर नाट को सामने ले जाएंगे और इसको यहाँ पे ले आएंगे, और जब कैलकुलेशन आप बैठ के करोगे तो वो कैलकुलेशन आपका आंसर में आ जाएगा, वो हो जाएगा 29.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये -15 तो फर्मी का होता है, तो आप फर्मी कर सकते हो, क्योंकि 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका आंसर आप फर्मी में भी दे सकते हो। कैलकुलेशन आपको करना, तो आपको याद रखना पड़ेगा क्लोजेस्ट टेम्परेचर पे क्या होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल टोटली कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। वही हमने यहाँ रखा था, डायरेक्ट भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, परंतु आप कितने फार्मूले याद करेंगे। तो कॉन्सेप्ट याद रखिए। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। An alpha particle after passing through a potential difference of 2 into 10 to the power 6 volt falls on a silver foil। यहाँ पे गोल्ड नहीं दी है, सिल्वर दी है, याद रखिए। ऐसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है ऐसे करके। द एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर इज 47। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट द टाइम ऑफ फॉलिंग ऑन द फाइल। The kinetic energy of alpha particle to a distance of 5 into 10 to the power -14 meter from the nucleus and the shortest distance from the nucleus of silver to which the alpha particle reaches। मतलब ये क्लोजेस्ट अप्रोच पूछी है पहली वाली। तो नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हमें यदि काइनेटिक एनर्जी निकालना हम यहाँ पे करते हैं। नंबर फर्स्ट हम निकाल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई इंटू बी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यदि 2 ई इंटू बी होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे 2 होता है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और वोल्टेज इन्होंने दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻6। तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी आप अल्फा पार्टिकल आएगी कैलकुलेट करते हैं, तो 6.4 इंटू 10⁻13 जूल आ जाएगी। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब हम सेकेंड की बात करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 इंटू 10⁻14 मीटर निकालना है। तो चार्ज ऑन सिल्वर न्यूक्लियस कितना होगा? चार्ज ऑन सिल्वर न्यूक्लियस होगा 47 इंटू ई, और अल्फा पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? आर इज इक्वल टू दिया हुआ है इन्होंने 5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। तो आप यदि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगा दो, तो यही तो पोटेंशियल एनर्जी ही तो है जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो किससे आएगी? काइनेटिक एनर्जी से तो आएगी। तो यहाँ पे फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/R। और जब ये फार्मूला लिखेंगे तो ये जो एनर्जी आएगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, वो 1/4πε0 मतलब 9 इंटू 10⁻9। अच्छा, Q1 को यदि हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? Q1 47 इंटू ई का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻19। और अल्फा पार्टिकल को यदि हम लिखेंगे तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। और कैलकुलेशन तो बहुत बड़ा हो गया, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻14। पता, कैलकुलेशन में अंदाजा भी लगाया जा सकता है। ओके, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.3 इंटू 10⁻13 जूल। मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वो किसकी वजह से आई है? काइनेटिक एनर्जी से आई है, कि इतनी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। और पता है, ये काइनेटिक एनर्जी यदि पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी कितनी? इतनी। तो यहाँ पे जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो जो काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल के पास थी वो 6.4 इंटू 10⁻13 था, और ये कन्वर्ट हो गई तो 4.3 इंटू 10⁻13। और यदि से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई 2.1 इंटू 10⁻13 जूल। ये वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी। और तीसरी चीज जो आपको फाइंड करनी थी वो थी क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आर नॉट इज इक्वल टू, आपके पास पहले से फार्मूला है, आर नॉट इज इक्वल टू के इंटू 2E इंटू ई का मतलब क्या है? 47E, और अपान काइनेटिक एनर्जी। और आप के का मतलब 9 इंटू 10⁻9, और 2 इंटू 47 कर दें, 2 इंटू 47 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, अपान काइनेटिक एनर्जी तो अभी हाल हमने निकाली है ना 6.4 इंटू 10⁻13। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी क्लोजेस्ट अप्रोच, और ये आती है 3.4 इंटू 10⁻14 मीटर। ये एक अच्छा न्यूमेरिकल था। हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं।
The number of particles scattered at 60 degree is 100 per minute in an alpha particle scattering experiment using gold pile. Okay, ठीक है. Calculate the number of particles per minute scattered at 90 डिग्री एंगल. तो आपको हम एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें कि जो नंबर ऑफ स्केटर पार्टिकल एन होते हैं इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन पावर 4 थीटा बाई 2 होते हैं. और यदि हम इसे इक्वल करके लिखना चाहें तो एक कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा बाय 2. इसी को हम लिख सकते हैं n1 अपान n2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा 2/2 अपान पावर 4 अपान साइन पावर 4 थीटा 1/2. तो n1 हमें गिवन है 100, एंगल कितना है 60, थीटा 1 कितना है 60, मतलब n1 इज इक्वल टू 100 एंड थीटा 1 इज इक्वल टू 60. वो बोल रहा है कि n2 इज इक्वल टू कितने और थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. चलिए ये पूरी की पूरी वैल्यू इसमें रख दीजिए. तो ये हो जाएगा 100 अपान n2 इज इक्वल टू साइन पावर 4 थीटा 2 अपान 2 मतलब 45 अपान साइन पावर 4 और ये थीटा 1 यानी 60/2 तो साइन 30 हो जाएगा. तो अब हम यहाँ पे इसे वैल्यू इनकी पुटअप कर दी जाए तो साइन 30 का मतलब साइन 45 का तो 1/√2 पावर 4 हो जाएगा और साइन 30 का 1/2 होल पावर 4 हो जाएगा. तो फाइनली यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो n2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 25 और 25 पार्टिकल ये निकाल कैसे रहे हम पर मिनट. कुछ इस तरह के इसके न्यूमेरिकल हैं. हम जल्दी ही नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं और कमेंट जरूर करिए. यदि अच्छा लगता है तो लाइक करिए. यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करिए, आपको आंसर जरूर मिलेंगे. बेस्ट ऑफ लक.